आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। इस वक्त हम दिल्ली के अबुल फज़ल में वाक़ जमात इस्लामी के मरकज़ी दफ्तर में हैं। आज यहाँ मरकज़ी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन मुद्दों पर बात की गई उसमें न सिर्फ ये कि आसाम में डिटेंशन सेंटर में भेजे गए 28 बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का मौजू था, बल्कि मुल्क में बढ़ते हेट क्राइम के अलावा बुलडोज़र इंजस्टिस को भी पेश किया गया और उस पर जमात इस्लामी हिंद ने तशवीश का इजहार किया है। इस खास मौके से भारत एक्सप्रेस की टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर सलीम जो जमात इस्लामी के नायब सदर हैं और जनाब शफ़ी मदनी जो कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, जिन्होंने हाल ही में आसाम का दौरा करके आसाम के मुसलमानों की सूरत हाल का जायज़ा लिया है, उनसे बात की है। पेश है इन दोनों की ख़ास बातचीत। मॉब लिंचिंग हो, हेट क्राइम हो या वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल हो, तमाम तरह के मसाइल मौजू का बहस बने हुए हैं। इन्हीं मसाइल के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब। आपसे बात करते हैं। इंजीनियर सलीम साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आया है, इसके बाद ही जो है तंजीमें इतनी ज़्यादा हरकत में क्यों आती है? इससे पहले भी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिन पर गवर्नमेंट तक ने कब्जा किया हुआ है, तो तब इस तरह से आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, जिस तरह का एक्शन होता है उसी तरह की कार्रवाइयाँ हमेशा होती हैं। हमारे पूरे देश में जमात इस्लामी हिंद के हर स्टेट में वक्फ से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं बाकायदा, जो हर चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। वहाँ वक्फ के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं बाकायदा उसकी आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन ये जो बिल आया है, ये तो वक्फ का जो ऑब्जेक्टिव है उसी को डिमोलिश करने वाला है एक तरह से। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मुसलमानों को वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के दिए गए हैं, उन राइट्स में एक कमी करने वाली चीज़ है। तो अभी हमने इसका डिटेल्ड स्टडी की है और हम ये समझते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल गया है, तो इसको हम एक कामयाबी समझते हैं कि कम से कम ये पार्लियामेंट्री कमेटी को गया है। तो अब मौका है हमारे सामने कि हम इस बिल के बारे में जो एप्रीहेंशंस हैं, जो शंकाएं हैं, उनको हम कमेटी के सामने पेश करेंगे और कमेटी से मिलने का सिलसिला जारी है। हमारी एक टीम ने पूरी कमेटी के सामने अपनी बात कहने का के लिए वक्त मांगा है और हमें इंशाल्लाह जल्दी वक्त मिलने वाला है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन से हमारी एक मुलाकात हुई है और उसमें हमने अपनी ये रिक्वेस्ट रखी है कि हम पूरी कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। वक्फ बोर्ड में जो ओहदेदारान हैं पहले से जो मौजूद हैं, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन का पहले से ही गलत इस्तेमाल करते हुए आए हैं। तो क्या जमात इस्लामी हिंद उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करती है पहले? देखिए, वक्फ की जो जायदादें हैं उसको मिसमैनेज करने, उसमें खुर्द-बुर्द करने या उस पे नाजायज़ कब्ज़ा करने का जो भी अपराधी है, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो खुद मुसलमान हों या वक्फ के अधिकारी हों, जो भी इसमें मुलविस हैं, हम सब के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। तो ये एक मसला है, लेकिन जो बिल आया है वो तो एक तरह से पूरा जो आपका कंसेप्ट है वक्फ का, उस कंसेप्ट पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर कम्युनिटी को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर कम्युनिटी को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये वक्फ में जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, ये उस राइट को सीधा सीधा चोट पहुंचाता है, हम ऐसा समझते हैं। ये बातें हम कमेटी को समझाने की कोशिश करेंगे। मॉब लिंचिंग हो या हेट क्राइम हो, तमाम तरह के मसाइल पहले से होते आ रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना या ये इस हद तक ही महदूद है या फिर इसके अलावा भी जमात इस्लामी हिंद इन मसाइल को हल करने के लिए कुछ कर रही है? देखिए, जो कुछ, हम सरकार तो नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, तो हम आप जैसे लोगों के मीडिया के थ्रू हम लोगों में एक बेदारी के काम करते हैं। हमारी लीगल टीम्स जगह जगह काम कर रही हैं और जहाँ ज़रूरत होती है हमारी लीगल टीम्स जो है लीगल हेल्प देती है लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में। और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की जो कोशिशें भी हम कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो हम करते हैं। लेकिन ये जो माहौल पूरा बन रहा है, ये माहौल बहुत ख़तरनाक है और इसके पीछे दो चीज़ें हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स, एक पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना शॉर्ट टर्म। दूसरा, इस देश को एक ख़ास कल्चर और एक ख़ास कल्चर को थोपना इस देश पर,
ये जो रुझान है, ये दो एजेंडा मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए ये सिर्फ मुसलमानों के लिए चिंता की बात हो ऐसा नहीं है, ये पूरे देश के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनके लिए चिंता की बात है कि इस देश को नफ़रत के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जमात इस्लामी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शफ़ी मदनी साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने हाल ही में आसाम का दौरा किया है। आसाम में जिस तरह से वहाँ के वज़ीर आला मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और हालिया दिनों में 28 बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को जिस तरह से डिटेंशन सेंटर भेजा गया है, इन तमाम सूरत हाल को देख कर क्या है जानना चाहेंगे शफ़ी साहब के सबसे पहले जो उमूमी राय है या उमूमी तहस्सुर है वहाँ के मुसलमानों की सूरत हाल क्या है, क्या वो खौफ में हैं, उनके जज्बात क्या है, क्या सोच रहे हैं। चूँकि जिस तरह के बयानात हर दूसरे दिन तीसरे दिन वहाँ के वज़ीर आला का मुसलमानों के ख़िलाफ़ आता है, उसके अलावा हाल ही में ये 28 बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेजना, क्या है मुसलमानों के वहाँ के जज्बात? बिल्कुल नेचुरल है कि जज्बात क्या होंगे, अब नेचुरल इस तरह से जब होगा। और मुख्यमंत्री जो होता है इस पर बहुत सारी आश होती है लोगों को कि भाई कम से कम यानी एक बिन सांप्रदायिक लोकतांत्रिक मुल्क के एक राज्य का मुख्यमंत्री होगा तो वो न्यायपूर्ण तरीके से सारे लोगों के साथ डील करेगा। इसके लिए राज्य के जितने नागरिक हैं वो सब इसके अपने हैं। तो जब एक मुख्यमंत्री इस तरह से हर रोज़ या हर 2-3 दिन में कुछ बातें करता रहता है लोगों को, यानी हम देखते हैं कि पूरे यानी अपर आसाम में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जिससे लोग यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो इसमें नेचुरल है कि मुसलमानों में खौफ एक डर पैदा होगा और ऐसा ही माहौल है वहाँ पर। डर के इस माहौल में 28 मुसलमान बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। क्या वो 2-4 या 10 ही ख़ानदान के हैं या फिर अलग अलग ख़ानदान के हैं? अगर अलग अलग ख़ानदान के तो उनके रिश्तेदार की क्या सूरत हाल है और लीगल कार्रवाई में कहाँ आपको कमी लगती है, चूँकि वो बाज़ाब्ता तौर पर उसे गैर मुल्की करार दे करके डिटेंशन सेंटर भेज रहे हैं। आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पर कानूनी चूक हुई है या कहीं ना कहीं कमी है कानूनी देखिए ये तो पूरी प्रक्रिया चल रही है और एक लंबे वक्त से चल रही है वहाँ पर, इसीलिए तो वहाँ पर यानी ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स कायम की गई है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई मामला आता है तो इसको पूरा मौका होता है कि वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई हैं, इसको मौका नहीं दिया गया है। वो इतने गरीब हैं, इतने इलिटरेट हैं और उनके पास कोई संसाधन ऐसे नहीं हैं कि वो अपने तौर पर कुछ कर सकें। इसके पहले ही उनको इस तरह से यानी करार देकर यहाँ तक कि उनको नॉलेज में लाए वगैरह अगर उनको डाल देते हैं तो ये कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हमारा ये कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कीजिए। कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। एक दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो माशी तौर पर भी बहुत ही कमज़ोर है, गरीब हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं उनके पास वसाइल नहीं है। ऐसे में जमात इस्लामी हर तंजीम को ऐसे मौके पर सहारा बनना पड़ता है, तो क्या जमात इस्लामी उनको माशी तौर पर कानूनी तौर पर मदद करने के बारे में सोच रहा है? हम बहुत लंबे वक्त से कर रहे हैं, जब से ये मामला छिड़ा है वहाँ पर फॉरेनर्स का विदेशी मामला जो छिड़ा है और जब से यानी ये ट्रिब्यूनल्स फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स बनी है तब से हम वहाँ कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, लोगों के लिए जो ज़रूरत होती है वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं वहाँ पर, हम कर भी रहे हैं। हमारा पूरा यानी अमला भी वहाँ पर है, लीगल हमारी पूरी टीम है वो सब कर रही है वहाँ पर, तो वो काम तो हो रहा है। लेकिन ये मामला जिस तरह से हुआ है तो हम कह रहे हैं ना कि वो हमारे भी सामने नहीं था। एक लिस्ट ऐसा आया कि जो अचानक उनको उठाया, उनको टाल दिया। तो ये सब जो चीज़ें आसाम के वज़ीर आला का जो बयान आता है या ख़ास तौर से आप ये देखें जिहाद की जो नई किस्में ईजाद की जा रही हैं वो ज़्यादातर आसाम से ही उनके वज़ीर आला के ज़रिए ईजाद की जा रही है। आसाम के वज़ीर आला मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, कानूनी ओहदे पर बैठने के बाद भी मुसलसल बातें कर रहे हैं। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से क्या एक वज़ीर आला को कानूनी चारागोई के लिए या उनके ख़िलाफ़ अदालत जाने की, उनके बयानात को लेकर के सबूत के तौर पर क्या अदालत जाने के बारे में सोचा गया है या सोचा जा सकता है? अभी हमने इस पर कुछ गौर नहीं किया है। हो सकता है कि हमारी कानूनी जो पैनल है इस पर गौर करे, सोचे, लेकिन अब तक हमने कोई तय नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शफ़ी मदनी साहब थे जो आसाम का दौरा करके आए हैं। उन्होंने बताया कि आसाम में मुसलमानों की जो सूरत हाल है वो खौफ के साए में जी रहे हैं। डिटेंशन सेंटर में ऐसे 28 बंगाली मुसलमानों को भेज दिया गया जिन्हें
रात तक पता नहीं था कि वो गैर मुल्की हैं या फॉरेनर हैं। लेकिन कानूनी चूक का हवाला देते हुए जमात इस्लामी का कहना है कि इसमें कानूनी चूक हुई है और पूरे प्रोसेस को, जो लीगल प्रोसेस है, वो फॉलो नहीं किया गया। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद ने मुतालबा किया है कि उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए। अपने साथी समीर के साथ रहमत कलीम, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।